नीतीश कुमार लगातार सभी सीटों पे जिताने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार का प्रयास नाकाफी था। हमने आपको कई बार बताया है कि अब तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं या उपचुनाव हैं, उसे त्रिकोणीय रंग देने में कोई भी सक्षम नहीं हो पा रहा था, चाहे मुख्य चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। एक व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते थे नीतीश कुमार, तो दूसरे व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते थे तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। नीतीश कुमार को जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एग्रेसिव हो रही है और उनके साथ रह करके सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और संजय जायसवाल जैसे नेता, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, तब नीतीश कुमार पर हावी हो रहे हैं। भाजपा ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को दबाव बना रही है और ये बात खुल करके भी कह रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो या तो विलीन हो जाएंगी, विलय कर जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और ये भीतर की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि कल 4 सीटों के उपचुनाव थे। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग भी होनी थी विधानसभा चुनाव की। बात इतना ही नहीं है, इसके अलावे एक और बड़ी घटना बिहार में घटी है। वो घटना ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे और उन्होंने एक और एम्स का उद्घाटन किया, जो कि बिहार के लिए काफ़ी गौरव की बात है। लेकिन बात ये नहीं है, इससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, उन्होंने कई साइन दिए, कई समीकरण के तरफ उन्होंने इशारों इशारों में बता दिया कि आने वाले चुनाव में क्या होना है, वर्तमान चुनाव को कितना प्रभावित किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी की आगे की स्ट्रेटजी क्या है, ये सब कुछ समझाने का उन्होंने प्रयास किया और तस्वीरों में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेज है जिसके आधार पर आज के भीतर की बात में हम आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। कई कार्यक्रम कल थे, उन कार्यक्रमों को लेकर के आपाधापी भी थी और कहीं ना कहीं एक बात तो आपको पता है कि एक तरफ चुनाव चल रहा था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए पूरा एनडीए जो है वो तैयार था। दरभंगा में एनडीए के घटक दल और एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मंच पर मौजूद थे जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक सौगात दिया और इसके साथ अलावे भी कई योजनाओं का उन्होंने कहीं ना कहीं सौगात दिया। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि और कई घटनाएं घट रही थी और कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे जो भी इशारा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खास करके अगर बात एनडीए की करें तो इस पूरे चुनाव में 4 सीटों के उपचुनाव की अगर बहुत बारीकी से आप मुआयना करें, यदि आपको बिहार की राजनीति में और बिहार से जरा सा भी लगाव है, तो आपने एक पल सोचा जरूर होगा कि क्या इन 4 सीटों के चुनाव में एनडीए घटक दलों को एक साथ कम से कम एक एक दिन सम्मिलित रूप से इन 4 सीटों पे चुनाव प्रचार नहीं करने चाहिए? क्या कमी रह गई और एनडीए के भीतर क्या कुछ चल रहा है? ये बातें इस बात से स्पष्ट होती हैं कि एक साथ नजर नहीं आए और बहुत लोगों ने तो कई सीटों पे चुनाव प्रचार में जाने से भी किनारा किया। ये क्या कहानी कह रही है? क्या इस तरह की स्थिति, एक दूसरे से नाराजगी, डिफरेंसेस के साथ साथ 2025 के चुनाव में कल्पना की जा सकती है कि एनडीए सरकार बनाएगी? वर्तमान जो स्वरूप है एनडीए का, उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं लगता है। ये पहली बार है जब विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन अब तक कायम है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, इन 5 जो पांडव हैं, इनमें से बहुत सारे लोग एक साथ कभी नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चिराग पासवान रहे हैं, नीतीश कुमार रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नहीं रहे। जब जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, चिराग पासवान रहे हैं, तो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। 2024 का चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जिसकी चर्चा भी हमने की थी कि ये 5 पांडव अगर एक साथ रहें तो बिहार में कल्पना की जा सकती है कि जो वोटर हैं वो एनडीए के पक्ष में होंगे, क्योंकि सभी समीकरण कहीं ना कहीं सेट होते हैं, कभी कहीं ना कहीं बैठते नजर आते हैं और इन समीकरणों के आधार पर यह पता चलता है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो इंडिया गठबंधन के समकक्ष है और कहीं ना कहीं गिरभांसेस इंडिया गठबंधन को है। लेकिन 2024 के चुनाव में जो एकजुटता दिखी वो अब दिखाई नहीं दे रही है।
आपने देखा कि इमामगंज में चिराग पासवान नहीं गए और आपने देखा कि जीतन राम मांझी भी कई सीटों पे नहीं गए। नीतीश कुमार लगातार सभी सीटों पे जिताने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार का प्रयास नाकाफी था, इसलिए कि ये पूरा का पूरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों सीटों पे बड़ी एग्रेसिव प्रचार कर रही थी। तो वहीं एक नया समीकरण भी बना था जिसमें सभी को एकजुट होने की जरूरत थी। हमने आपको कई बार बताया है कि अब तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं या उपचुनाव हैं, उसे त्रिकोणीय रंग देने में कोई भी सक्षम नहीं हो पा रहा था, चाहे मुख्य चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को त्रिकोणीय जरूर बनाया है और उसमें जोड़न का काम AIMIM और बसपा ने किया है। यानी कि इस बार का ये उपचुनाव मुख्य चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, सेमीफाइनल भी इसे कहा जा रहा था। कई लोगों की प्रतिष्ठा फंसी थी और उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भीतर ही भीतर चर्चा तो इस बात को लेकर के भी है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक समझौता था, एक संविदा था। एक व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते थे नीतीश कुमार, तो दूसरे व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते थे तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। आपको बता दें कि चुनावी राजनीति में ऐसा असंभव नहीं है, बहुत सारी चीजें आने वाले समय की राजनीति को लेकर के और वर्तमान राजनीति को लेकर के गढ़े जाते हैं और किए भी जाते हैं, एक्ट भी होते हैं उस पर। नीतीश कुमार को जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एग्रेसिव हो रही है और उनके साथ रह करके सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और संजय जायसवाल जैसे नेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे तब, नीतीश कुमार पर हावी हो रहे हैं। भाजपा ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को दबाव बना रही है और ये बात खुल करके भी कह रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो या तो विलीन हो जाएंगी, विलय कर जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने ही कहते हुए 2022 में एनडीए से अपना नाता तोड़ा था और ये नीतीश कुमार का एक राजनीतिक ट्विस्ट था। कोई कहता था क्या? जब भारत लाइव ये बात कहता था कि नीतीश कुमार नहीं टिकेंगे, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से ट्विस्ट करना है, अब घमंड को तोड़ना है और ये वो करेंगे 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि 2024 के चुनाव में जब तक नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिला डुला के नहीं देखा जाएगा, नीतीश कुमार की उपयोगिता नहीं समझ में आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और नीतीश कुमार ने इसका घाटा निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को दिया। नरेंद्र मोदी को हिंदी पट्टी के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल, इन 4 राज्यों में 50% से भी कम सीट आए हैं, जो कि 2019 के चुनाव में ऐसा नहीं था। इसके मायने कि नीतीश कुमार में शक्ति है, पावर है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आगे की रणनीति के लिए भी कोई नया ट्विस्ट कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि इमामगंज में जितना एग्रेसिव प्रचार करना चाहिए था उतना एनडीए ने नहीं किया। ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रीय जनता दल का थोड़ा सा ग्राफ बढ़ गया है। तो दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बेलागंज में सुरेंद्र यादव डोमिनेट कर रहे थे और लालू परिवार किसी के डोमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करता है। लालू प्रसाद के परिवार के सामने कोई डोमिनेट करे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स लालू प्रसाद से ज्यादा नीतीश कुमार की तरह करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वहां सुरेंद्र यादव के पुत्र हार जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से हो जाएगा कि नीतीश कुमार पर एक एहसान हो जाएगा, नीतीश कुमार यदि वहां से जीत जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर खड़ी है, चाहे वो तरारी की बात कर लें या फिर रामगढ़ की बात कर लें। वहां भी कहा जा रहा है कि समीकरण गढ़े गए हैं और उस समीकरण के तहत लड़ाई बहुत टफ हो गई है। तो दूसरी तरफ हम जिन तस्वीरों की बात कर रहे थे उसमें से 2 तस्वीरें आई। एक तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स का उद्घाटन कर रहे थे, उस मंच की तस्वीर है। तो दूसरी तस्वीर आपने आज सुबह से खूब देखी होगी, अखबारों में देखा होगा, मीडिया चैनल्स में देखा होगा। हालांकि कल भी ये तस्वीरें आई थी, वीडियोज आए थे। उन तस्वीर और वीडियो में जो फोटो अखबारों में दिखा या फिर जो फोटो हम तक पहुंच करके आया, उस फोटो ने बहुत सारी कहानी को कहा है। अगर उस फोटो की बात करें तो जरूरी है कि मैं आपको वो फोटो देख करके बताऊं कि आखिर उसमें है क्या। तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि इस फोटो और तस्वीर में जो बातें सामने नजर आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहानी का मोड़ जो है वो लेने वाला है। एक कार्यक्रम था सोनपुर में भी।
सोनपुर में मेले का उद्घाटन था और इस मेले के उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री दोनों, उप मुख्यमंत्री द्वय कह सकते हैं आप, ये दोनों वहां मौजूद थे। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी थे तो दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा थे। उनके ठीक बगल में प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, तो उनके बगल में उद्योग मंत्री खड़े थे। इसके साथ साथ उनके दाईं तरफ यदि आप देखें, यानी उनके बाईं तरफ, तो बगल में सुमित सिंह खड़े हैं और उसके बगल में राष्ट्रीय जनता दल के रामानुज। इसके साथ साथ और भी तरैया के विधायक हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग कहीं ना कहीं नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें जदयू के लोग कहां हैं, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी के लोग कहां हैं, और इसमें मांझी के लोग कहां हैं, उपेंद्र कुशवाहा से के लोग कहां हैं। इस उद्घाटन में चलिए हम मान लेते हैं कि जीतन राम मांझी सरकार का हिस्सा है, नहीं है, चुनाव में व्यस्त है, उनके पास उतनी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड तो है, बराबर की सहयोगी है। क्या उसे नहीं होना चाहिए? क्या उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं उनका जो गठबंधन है, या वो बिहार की सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, या सरकार में इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है, चलिए उनको नहीं बुलाया, चिराग पासवान को आपने नहीं बुलाया, लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज बताइए मुझे, आपको भी समझ में आया होगा कि इस पूरे कार्यक्रम के तहत और कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। खास करके भारतीय जनता पार्टी का ये जो टुकड़ी है, वो एक नई पौध है जिसमें सामंजस्य बिठा करके केंद्र के फैसले के विरुद्ध भी लड़ाई लेने की कहीं ना कहीं कुवत नजर आ रही है, या फिर कोशिश नजर आ रही है। इसमें बहुत सारे चेहरे नहीं है, बहुत सारे चेहरों में आप देखिएगा तो दो फाड़ हो गई है भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में। और यह तब हुआ है जब गिरिराज सिंह ने यात्रा शुरू किया है और हिंदुत्व की बात की है। उन्होंने कहा है कि बंटोगे तो कटोगे। उसके बाद सीधे तौर पे उनसे किनारा करते हुए दिलीप जायसवाल ने एक बयान जारी किया था, वो भी आपको याद होगा, जबकि केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, न इसको डिनाई किया है कि वो उनका कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावे हमने कल ही आपको बताया था कि दिलीप जायसवाल कहते हैं कि कोई नहीं है, और दिलीप जायसवाल के अंडर में जो सांसद हैं बिहार से, वो उस मंच का हिस्सा होते हैं और उस मंच पे भाषण भी देते हैं, और भाषण भी देते हैं कि जो विवादों का कारण बनता है। एक तस्वीर यह है जिसमें जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से साइड करके, कोई जनता दल यूनाइटेड का नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर मंच के पीछे हो तो बात अलग है, क्योंकि मेला है तो देखने भी लोग जाते हैं, लेकिन उद्घाटन के इस कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर हमने आपको बताई थी दरभंगा की, इस दरभंगा की तस्वीर में सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, और यही वो कारण है जिससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो रास्ता बना दिया है। उन्होंने बिहार में आने वाले जो स्थितियां होंगी, जिस तरह की रणनीति पर काम किया जाएगा, उसमें एनडीए के भीतर जो खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से साफ साफ नजर आ रहा है। और 23 नवंबर के बाद ऐसा लग रहा है, मैं पहले भी आपको बताया है कि नीतीश कुमार जो सर्वे रिपोर्ट मंगाया है, इंटरनल रिपोर्ट, उसके बाद बहुत सारे खेल होने हैं। सबूत आपके सामने है कि तस्वीरें जो आपके बगल से गुजर रही हैं, उन तस्वीरों में आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में हैं और उनके ठीक बगल में चिराग पासवान खड़े हैं। एक तस्वीर ठीक उनके पीछे प्रधानमंत्री के दो शख्स खड़े हैं, एक बिहार के राज्यपाल हैं और दूसरे नीतीश कुमार हैं। एक और तस्वीर की बात मैं करूं तो सीधे मंच पर लेकर चलता हूं आपको। इस मंच पर एक तरफ जहां दिलीप जायसवाल बैठे हुए हैं, वहीं उनके बगल में राज्यपाल हैं और उसके ठीक बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद नंबर आता है नीतीश कुमार का और उसके बाद नंबर आता है चिराग पासवान का। उसके बाद नंबर किसका आता है? उसके बाद के नंबर में नित्यानंद राय बैठे हुए हैं। यानी नित्यानंद राय को भी अब आप बिहार की राजनीति में बहुत एक्शन में देख सकते हैं और नित्यानंद राय पर आने वाले चुनाव के लिए दांव खेला जा सकता है। चिराग पासवान और नित्यानंद राय जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि बिहार में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है उसमें बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। इसके अलावे भी
नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन में दिलीप जायसवाल दूर दूर तक नहीं है। कौन है? नित्यानंद राय। और नित्यानंद राय के मंच पर होना और प्रधानमंत्री के साथ उनका इंटरेक्शन इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो बिहार में निश्चित रूप से 2 नंबर के नेता जरूर हैं। नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच में ट्यूनिंग भी कही जाती है कि है। दोनों अगल बगल के संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में भीतर ही भीतर कोई खेल तो जरूर चल रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि चुनाव में जो नहीं दिखा वो 23 तारीख के बाद परिणाम के बाद दिख सकता है। वोट किसका ट्रांसफर हुआ, कौन कितना वोट ट्रांसफर कराने में सक्षम हुआ, ये जैसे ही परिणाम आएगा और हर बूथ का आंकड़ा जब आ जाएगा तो साफ हो जाएगा कि कौन अपने वोट को कितना ट्रांसफर करा पाया। इसके साथ साथ जो मैं बात कह रहा हूं, इसमें कई ऐसे लोग हैं, बहुत खुलासा होगा, आने दीजिए, वक्त आ रहा है, वो भी खुलासा होगा कि किन लोगों ने अपने गठबंधन के विरुद्ध काम किया है और किन लोगों ने गठबंधन के साथ धोखा किया है। ये सभी बातें क्लियर होकर के आएंगी। इसके साथ साथ इमामगंज का परिणाम और बेलागंज का परिणाम इस बात की तरफ इशारा करेगा कि क्या नीतीश कुमार यानी चाचा और भतीजा के बीच में कोई ट्यूनिंग थी क्या। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। 23 तारीख तक ऐसे ही बिहार की राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जाएंगे, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सूत्र बता रहे हैं और जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, हमने उसकी बात की है। आप इस विश्लेषण से आपके मन में कौन से विचार आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।